नमस्कार मित्रों, आइए सुने गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के मर्मस्पर्शी उपन्यास नष्ट नीड़ की आगे की कथा। पाठक समाज में नाम पैदा करके अमल ने अब अपना सिर पहले से बहुत ऊंचा कर लिया है। पहले यह स्कूल के लड़के की तरह रहा करता था, पर अब वह समाज के गणमान्य आदमी जैसा हो गया है। बीच बीच में यह साहित्य सभा में निबंध पढ़ा करता है। संपादक और संपादक के दूत उसके पास आया करते हैं और उसे निमंत्रित करके खिलाते पिलाते भी हैं। लोग उससे विभिन्न सभाओं का सदस्य और सभापति बनने के लिए भी अनुरोध किया करते हैं। घर के नौकर चाकर और आत्मीय स्वजनों की दृष्टि में भी अब उसका सम्मान पहले से बहुत कुछ ऊंचा हो गया है। किंतु मंदाकिनी ने अब तक उसे कोई खास आदमी नहीं समझा। अमल और चारू के हंसी मजाक और आलोचना को महज लड़कपन समझकर उसकी उपेक्षा करके वह पान लगाती और घर का कामकाज किया करती थी। साथ ही अपने को वह उन लोगों से श्रेष्ठ और गृहस्थी के लिए अधिक आवश्यक समझती थी। अमल के पान खाने की कोई हद न थी। मंदाकिनी पर पान लगाने का भार था, इसलिए वह पानों की फिजूल खर्ची पर नाखुश रहती थी। चारू और अमल षड्यंत्र करके मंदा का पानों का भंडार अक्सर लूट लिया करते थे और अंत में यह उनके मजाक का एक जरिया हो गया था। किंतु इन शौकीन लुटेरों का लूट खसोट का मजाक मंदा के लिए मनोरंजक न था। असल में बात यह है कि एक आश्रित दूसरे आश्रित को प्रसन्न दृष्टि से नहीं देख सकता। अमल के लिए मंदा को जितना कामकाज करना पड़ता, उससे वह अपने को कुछ अपमानित सी समझती। चारू अमल का पक्ष लेती थी, इसीलिए उससे मुंह खोलकर कुछ कहते नहीं बनता था। किंतु अमल की उपेक्षा करने की कोशिश वह हमेशा ही किया करती थी। मौका मिलते ही नौकर नौकरानियों के आगे भी गुप्त रूप से अमल की बदनामी करने से नहीं चूकती थी और वे भी उसमें भाग लिया करते थे। किंतु जब अमल ऊंचा उठना शुरू हुआ तो मंदा चौंकी। अमल अब वह अमल नहीं रहा। अब उसकी सिकुड़ी सिमटी नम्रता बिल्कुल ही जाती रही और दूसरों की अवहेलना करने का हक भी मानो उसी के हाथ आ गया। संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त करके जो पुरुष बिना संशय के निसंकोच भाव से अपने को प्रकट कर सकता है और जिसने एक निश्चित अधिकार प्राप्त कर लिया है, वह समर्थ पुरुष सहज ही नारी की दृष्टि को आकर्षित कर सकता है। मंदा ने जब देखा कि अमल चारों तरफ से श्रद्धा पा रहा है, तब उसने भी अमल के ऊंचे मस्तक की ओर मुंह उठाकर देखा। अमल के युवा चेहरे पर आए हुए नए गौरव की दमक ने उसकी आंखों में एक तरह का मोह पैदा कर दिया और तब अमल को जैसे उसने नई तरह से देखा। अब किसी को पान चुराने की जरूरत नहीं पड़ती। अमल के ख्याति लाभ से चारू को इतना और नुकसान हुआ कि उन दोनों का षड्यंत्र का शरारती गठजोड़ बिखर गया। पान अब अमल के आगे अपने आप ही पहुंचने लगे। कभी कोई कमी नहीं पड़ती। इसके सिवा उन दोनों के गठित दल में जो मंदा को नए नए तरीकों से दूर रखने का आनंद था, उसके भी नष्ट होने की नौबत आ पहुंची। अब मंदा को अलग रखना कठिन हो गया। अमल सिर्फ चारू को ही अपनी एकमात्र साथिन और समझदार समझे, यह बात मंदा को अच्छी नहीं लगी। इसके पहले उन दोनों की तरफ से की जाने वाली उपेक्षा का अब वह मय ब्याज बदला लेना चाहती है। लिहाजा अमल और चारू की भेंट मुलाकात होते ही अब वह बीच में अपनी छाया डालकर उस पर ग्रहण लगा देती है। सहसा मंदा के इस परिवर्तन से चारू और अमल को हास परिहास करने का मौका मिलना भी दुश्वार हो गया। मंदाकिनी का यह अनचाहा प्रवेश चारू को जितना बुरा लगा,
अमल को शायद उतना न भी लगा हो। विमुख रमणी का मन क्रमशः उसकी तरफ झुक रहा है, यह जानकर भीतर ही भीतर वह एक तरह का आग्रह अनुभव करने लगा। किंतु चारू जब दूर से मंदा को देखकर तेज मीठे स्वर से कहती, वो आ रही हैं, तब अमल भी कह देता, आ गई क्या? परेशान कर डाला। संसार के बाकी सबों के प्रति असहनशीलता प्रकट करना इनका एक दस्तूर सा था। अमल इसे अचानक कैसे छोड़ देता? अंत में मंदा जब पास आ जाती, तब जबरदस्ती सौजन्य दिखाने के लिए वह कहता, क्या खबर है मंदा भाभी, आज अपने पानदान में चोरी डकैती के कोई लक्षण देखे? मंदा कहती, जब चाहते ही पा जाते हो लाला जी, तो चुराने की क्या जरूरत? अमल कहता, मांग कर पाने की अपेक्षा उसमें आनंद जो ज्यादा है। मंदा कहती, तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? पढ़ो ना, रुक क्यों गए? सुनने में मुझे अच्छा लगता है। इसके पहले मंदा को पाठानुराग के लिए ख्याति प्राप्त करने की गरज कतई नहीं थी, किंतु कालो ही बलवत्तरः। चारू नहीं चाहती कि अरसिका मंदा के सामने अमल कुछ पढ़े, किंतु अमल की इच्छा रहती कि मंदा भी उसकी रचना सुने। चारू कहती, अमल ने कमलाकांत के दफ्तर की समालोचना लिखी है, सो क्या तुम्हारी कुछ समझ में आएगा? मंदा कहती, अरे मैं मूर्ख ही सही, तो भी क्या बिल्कुल समझ ही नहीं सकती? इस पर एक दिन की बात अमल को याद आ गई। चारू और मंदा दोनों ताश खेल रही थीं। अमल अपनी रचना हाथ में लिए हुए खेल सभा में दाखिल हुआ। चारू को अपनी रचना सुनाने के लिए वह अधीर हो रहा था। खेल खत्म न होते देख वह मन ही मन गुस्सा होने लगा। अंत में उसने कहा, तो तुम लोग खेलती रहो भाभी, मैं अखिल बाबू को जाकर अपनी रचना सुनाऊं। चारू ने अमल की चादर पकड़ ली, बोली, उफ, बैठो ना जरा, कहां जाते हो? झटपट हार कर उसने खेल खत्म कर दिया। मंदा ने कहा, तुम पढ़ना शुरू करोगे शायद, तो मैं उठूं? चारू ने शराफत दिखाकर कहा, क्यों, तुम भी सुनो ना भाभी। मंदा ने कहा, नहीं बहन, मैं तुम लोगों का पढ़ना खाक पत्थर कुछ समझती ही नहीं, मुझे तो नींद आने लगती है। और वह असमय में खेल खत्म हो जाने से दोनों पर नाराज होकर उठ गई। आज वही मंदा कमलाकांत की समालोचना सुनने के लिए ऐसी उत्सुक है। अमल ने कहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है भाभी, तुम सुनोगी यह तो मेरा सौभाग्य है। और फिर कॉपी के पन्ने उलटकर पढ़ने की तैयारी की। रचना के आरंभ में उसने काफी रस उंडेला था, उतना हिस्सा छोड़ देने को उसका जी नहीं चाहा। इतने में चारू कह उठी, लाला जी, तुमने तो कहा था कि जाह्नवी पुस्तकालय से कुछ पुराने मासिक पत्र ला दोगे। अमल ने कहा, आज नहीं। चारू बोली, आज ही तो। खूब रहे, भूल गए क्यों? अमल ने कहा, भूल क्यों जाऊंगा, तुम्ही ने तो कहा था। चारू बोल उठी, अच्छा, मत लाओ, तुम लोग पढ़ो, मैं जाती हूं, पारस को लाइब्रेरी भेज दूं जाकर। और वह उठ गई। अमल को किसी आफत की आशंका हुई। मंदा मन ही मन समझ गई और दूसरे ही क्षण चारू के प्रति उसका मन विषाक्त हो उठा। चारू के चले जाने पर अमल दुविधा में पड़ गया कि वह उठे या नहीं। इतने में मंदा ने जरा सा हंसकर कहा, जाओ लाला जी, रूठी भाभी को मनाओ जाकर। चारू गुस्सा हो गई है, मुझे लेख सुनाकर फिजूल परेशानी में पड़ोगी।
इसके बाद अमल के लिए उठना बहुत ही मुश्किल हो गया। अमल ने चारू से जरा रुष्ट होकर मंदा से कहा, क्यों, परेशानी काहे की? और पढ़ना शुरू कर दिया। मंदा ने दोनों हाथों से उसकी कॉपी ढक कर कहा, जरूरत नहीं लाला जी, मत पढ़ो। और वह मानो आंसू रोकती हुई अन्यत्र चली गई। चारू न्योता खाने गई थी। मंदाकिनी घर में बैठी जूड़ा बांध रही थी। इतने में भाभी कहता हुआ अमल भीतर चला आया। मंदाकिनी निश्चित जानती थी कि चारू के न्योते में जाने की बात अमल जानता ही होगा। वह हंसकर बोली, आह अमल बाबू, किसकी खोज में आए थे और किससे भेंट हो गई? तुम्हारे भाग्य ही ऐसे हैं। अमल ने कहा, गधे के लिए जैसी घास बाईं ओर की वैसी दाहिनी ओर की, दोनों समान आदरणीय हैं। और वहीं बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, मंदा भाभी, तुम अपने देश की कोई कहानी कहो, मैं सुनूंगा। अमल लिखने का विषय चुनने के लिए सबकी बातें दिलचस्पी के साथ सुनने लगा था। इसीलिए अब वह मंदा की पहले की तरह उपेक्षा नहीं करता। मंदा का मनोविज्ञान और उसका इतिहास अब उसके लिए दिलचस्पी की चीज है। कहाँ उसकी जन्मभूमि है, कैसे उसका जीवन बीता है, कब उसका ब्याह हुआ था, इत्यादि सभी बातें वह ढूंढ ढूंढ कर पूछने लगा। मंदा की मामूली सी जीवन कथा के संबंध में उसे इतनी जिज्ञासा क्यों है, यह बात उसने प्रकट नहीं की। और मंदा भी अपने आनंद में अपनी सब बातें कहती ही चली जाती। बीच बीच में वह कहती जाती, क्या बक रही हूं, कोई ठीक नहीं। फिर भी रुकना नहीं चाहती। अमल भी उसे उत्साह देते हुए कहता, नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, तुम कहती जाओ। मंदा के पिता के यहां एक गुमाश्ता था। वह अपनी दूसरी स्त्री के साथ झगड़ा करके किसी किसी दिन रूठकर भूख हड़ताल कर दिया करता था। अंत में भूख के मारे तंग आकर एक दिन वह मंदा के घर किस तरह छिपकर खाने आया और अचानक स्त्री ने उसे कैसे पकड़ लिया, यह किस्सा चल रहा था। अमल दिलचस्पी के साथ सुनते सुनते मजे से हंस रहा था। इतने में चारू आ गई। कहानी का सिलसिला टूट गया। चारू के आगमन से सहसा एक जमी हुई सभा भंग हो गई और चारू को इसका स्पष्ट आभास मिल गया। अमल ने पूछा, भाभी, इतनी जल्दी कैसे लौट आई? चारू ने कहा, बहुत जल्दी लौट आई। इतना कहकर वह जा ही रही थी कि अमल बोल उठा, अच्छा ही किया, बचा लिया मुझे। मैंने तो सोचा कि न जाने कब लौटोगी। मनमथ दत्त की सांझ की चिरैया नई पुस्तक निकली है, तुम्हें सुनाने के लिए लाया हूं। चारू ने कहा, अभी रहने दो, मुझे काम है। अमल बोला, काम हो तो मुझे आज्ञा दो, मैं किए देता हूं। चारू जानती थी कि अमल आज मनमथ की नई किताब खरीद लाएगा और उसे सुनाएगा। अमल के मन में ईर्ष्या जगाने के लिए उसने सोचा था कि वह उस रचना की खूब प्रशंसा करती जाएगी और अमल उसे बिगड़े ढंग से पढ़ पढ़ कर उसका मजाक उड़ाता जाएगा। इन्हीं सब बातों की कल्पना करके चारू उतावली में दावत देने वालों की चिरौरी की परवाह किए बिना तबीयत खराब होने का बहाना करके असमय ही घर लौट आई थी। किंतु घर आकर उसे लगा कि वहां बड़े मजे में थी, वहां से चले आना गलत ही हुआ। सोचने लगी, मंदा भी तो कुछ कम बेहया नहीं। एक ही घर में अकेली बैठी अमल के साथ दांत फाड़ फाड़ कर हंस रही है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? किंतु इस बात पर मंदा को फटकारना चारू के लिए बहुत कठिन था। कारण मंदा भी यदि ठीक वैसा ही उदाहरण देकर जवाब दे तो, किंतु उसकी बात और है, मंदा की और। वह अमल को लेख लिखने में प्रेरणा देती है, उसके साथ साहित्यिक आलोचना करती है, किंतु मंदा का तो यह उद्देश्य हो ही नहीं सकता। उसने सोचा,
मंदा निस्संदेह इस सरल हृदय युवक को मुग्ध करने के लिए जाल बिछा रही है। इस भयानक मुसीबत से अमल की रक्षा करना उसका कर्तव्य है, किंतु अमल को इस मायाविनी के भीतर की बात कैसे समझावे? समझाने से कहीं उसका आकर्षण खत्म न होकर उल्टा बढ़ गया तो? फिर वह सोचने लगी, भैया बेचारे, वे तो उसके पति के अखबार के लिए ही दिन रात मेहनत करते करते मरे जा रहे हैं। मंदा का यह हाल कि एक कोने में बैठी अमल को आकर्षित करने की सोच रही है। भैया तो बिल्कुल निश्चिंत हैं। मंदा पर उनका गहरा विश्वास है। इन सब बातों को अपनी आंखों से देखकर भला वह कैसे चुप रह सकती है? बड़ा अन्याय है यह। किंतु पहले तो अमल ऐसा नहीं था। जब से लिखना शुरू करके नाम पैदा किया है, तभी से यह सब अनर्थ दिखाई देने लगे हैं। चारू ही तो उसके लिखने में मूल कारण है। न जाने किस बुरे मुहूर्त में उसने अमल को लिखने की प्रेरणा दी थी। अब क्या अमल पर उसका पहले की तरह जोर चलेगा? अमल को अब और भी 5 जनों के आदर का मजा मिल गया है, इसलिए एक के कम हो जाने से उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं। चारू साफ समझ गई कि उसके हाथ से निकलने के बाद अन्य 5 जनों के हाथ पकड़कर अमल बड़ी आफत में फंस गया है। अब वह उसे ठीक अपने बराबर नहीं समझता। अब वह चारू से आगे बढ़ गया है। आज वह है लेखक और चारू है पाठक। इसका प्रतिकार करना ही होगा उसे। सोचते सोचते चारू का हृदय मानो बुदबुदा उठा। ओह, सीधे सादे अमल, मायाविनी मंदा और बेचारे भैया। उस दिन आषाढ़ के नवीन मेघों से आकाश छा गया था। कमरे में अंधेरा घना हो जाने पर चारू अपनी खुली खिड़की के पास बैठी सिर झुकाए कुछ लिख रही थी। अमल पीछे से कब दबे पांव आकर खड़ा हो गया उसे नहीं मालूम। बादलों के गाढ़े प्रकाश में चारू लिखती गई और अमल पढ़ता गया। उसके सामने अमल की लिखी हुई 2-1 छपी हुई रचनाएं खुली पड़ी थीं। चारू के लिए वे ही उसकी रचना का एकमात्र आदर्श थीं। तुम तो कहती थी कि तुम्हें लिखना आता ही नहीं। अचानक अमल की आवाज सुनकर चारू एकाएक चौंक पड़ी और झट से अपनी कॉपी छिपाकर बोली, तुम बहुत ज्यादती करते हो, अन्याय है यह तुम्हारा। अमल ने कहा, इसमें अन्याय कैसे हो गया? चारू ने कहा, छिपे छिपे देख क्यों रहे थे? अमल ने जवाब दिया, प्रकट रूप से देख नहीं पाता इसलिए। चारू अपनी रचना फाड़ फेंकना चाहती थी, किंतु अमल ने झट से उसके हाथ से कॉपी छीन ली। चारू ने कहा, अगर तुम इसे पढ़ोगे तो तुमसे मेरी जन्म भर के लिए कुट्टी हो जाएगी। अमल ने कहा, अगर तुम मुझे पढ़ने की मनाही करोगी तो तुमसे मेरी जिंदगी भर के लिए कुट्टी हो जाएगी। चारू ने कहा, मेरे गले की कसम लाला जी, पढ़ना मत। अंत में चारू को ही हार माननी पड़ी। कारण अमल को अपनी रचना दिखाने के लिए भीतर से उसका जी फड़फड़ा रहा था, किंतु दिखाते समय उसे इतनी लज्जा आएगी यह उसने नहीं सोचा था। अमल ने जब बहुत मिन्नत के बाद चारू की मौन स्वीकृति का लाभ उठाकर पढ़ना शुरू किया, तब चारू के हाथ पैर बर्फ से ठंडे पड़ गए। वह बोली, मैं जरा पान ले आऊं। तभी झट से बगल के कमरे में पान लगाने चली गई। अमल सब पढ़ चुकने के बाद चारू से जाकर बोला, भाभी, लिखा तो तुमने बहुत अच्छा है। चारू पान का कत्था लगाना भूल गई। बोली, चलो रहने दो, मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं, दो, मेरी कॉपी दो। अमल बोला, कॉपी अभी नहीं दूंगा, नकल करके इसे छपने भेजूंगा। चारू ने कहा, हाँ, छपने तो जरूर भेजोगे, सो नहीं होने का। चारू अपनी कॉपी पाने के लिए अमल के पीछे पड़ गई, किंतु अमल ने भी किसी तरह पीछा नहीं छोड़ा।
उसने जब बार बार कसम खा खा कर कहा कि यह तो किसी पत्र में भेजने लायक है, तब चारू ने बिल्कुल निराश होकर कहा, तुमसे मैं जीत थोड़ी ही सकती हूं। जिस बात की मन में ठान लोगे उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ोगे। बड़े जिद्दी हो तुम, जाओ। अमल ने कहा, इसे भाई साहब को भी एक बार दिखाना होगा। सुनते ही चारू पान लगाना छोड़कर जल्दी से उठ खड़ी हुई और कॉपी छीनने की कोशिश करती हुई बोली, नहीं, उन्हें यह नहीं सुना सकते। उनसे अगर मेरी लिखने की बात कही तो मैं फिर कभी एक अक्षर भी न लिखूंगी। अमल ने कहा, भाभी, तुम बड़ी भारी गलती कर रही हो। भाई साहब मुंह से चाहे जो भी कहें, तुम्हारी रचना देखकर वे जरूर खुश होंगे। चारू बोली, होने दो खुश, मुझे खुशी की जरूरत नहीं। चारू प्रतिज्ञा किए बैठी थी कि वह लिखेगी और अमल को आश्चर्यचकित कर देगी। मंदा और उसमें कितना अंतर है, इस बात को वह प्रमाणित किए बगैर न मानेगी। पिछले कई दिनों से उसने बहुत लिखा और फाड़ फाड़ कर फेंक दिया है, कारण उसने जो भी कुछ लिखना शुरू किया वह बिल्कुल अमल सरीखा हो गया। मिलाकर देखा तो कहीं कहीं हूबहू उसकी रचना की नकल सी मालूम हुई और वही अंश अच्छे हुए, बाकी के साधारण। इस बात की कल्पना करके कि अमल देखेगा तो जरूर मन ही मन हंसेगा, चारू ने उन सब के टुकड़े टुकड़े करके तालाब में फेंक दिए, इस आशंका से कि कहीं एकाध टुकड़ा अमल के हाथ न लग जाए। पहले उसने श्रावण के मेघ शीर्षक से कुछ लिखा और सोचा कि उसने भावों के आंसुओं में डूबी एक बहुत सुंदर रचना लिख डाली है। बाद में सहसा होश आया कि यह तो अमल के आषाढ़ का चांद का ही दूसरा पहलू है। अमल ने लिखा था, सखा चांद, तुम बादलों में चोर की तरह छिपे छिपे क्यों फिरते हो। और चारू ने लिखा है, सखी कादम्बिनी, सहसा तुम कहां से आकर आकाश के नीचे चांद को चुराकर भागी जा रही हो, इत्यादि। जब वह किसी भी तरह अमल की शैली को न छोड़ सकी तो फिर उसने लिखने का विषय ही बदल दिया। चांद, मेघ, शैफालिका, इन सब को छोड़कर उसने देवी के मंदिर में लिख डाला। उसके पीहर में वृक्षों की छाया के कारण अंधेरे से भरे तालाब के किनारे काली का मंदिर था। उस मंदिर के विषय में बचपन की कल्पना, भय और उत्सुकता लिए हुए उसकी कुछ विचित्र स्मृतियां थीं। उसकी जागृत देवी की महिमा के संबंध में गांव में सदा से चली आ रही प्राचीन किंवदंतियां थीं। उन्हीं को लेकर उसने यह गद्य लिखा था। उसका प्रारंभिक भाग अमल की शैली पर कविता के आडंबर से भरा था, पर कुछ आगे चलकर रचना अपने आप ही सरल होकर गांव की भाषा, भंगिमा और पहचान से भर गई। उसी रचना को अमल ने छीनकर पढ़ लिया। पढ़कर वह मन ही मन कहने लगा, प्रारंभ का अंश तो बहुत अच्छा हुआ है, किंतु अंत तक कवित्व की रक्षा नहीं हुई। खैर, कुछ भी हो, प्रथम रचना के लिहाज से लेखिका की कोशिश प्रशंसनीय है। चारू ने कहा, लाला जी, हम दोनों मिलकर एक मासिक पत्र निकालें तो कैसा रहे। अमल ने कहा, बहुत से धन के बिना पत्र चलेगा कैसे। चारू बोली, हमारे इस पत्र में कोई खर्च नहीं, छपेगा थोड़े ही, हाथ का लिखा होगा, उसमें हमारे तुम्हारे सिवा और किसी का लेख नहीं निकलेगा और न किसी को पढ़ने ही दिया जाएगा। सिर्फ 2 ही प्रति निकलेंगी, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। कुछ दिन पहले यह बात हुई होती तो अमल मारे खुशी के उछल पड़ता, किंतु अब उसका छिपाव का उत्साह जाता रहा। अब तो बिना 10-20 को सामने रखे लिखने में उसे आनंद ही नहीं आता। फिर भी पुराना ठाठ कायम रखने के लिए उसने उत्साह दिखाया। बोला, बड़ा मजा रहेगा। चारू ने कहा, मगर तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी होगी। अपने पत्र के सिवा और कहीं भी तुम अपने लेख प्रकाशित नहीं कर सकते। अमल बोला,
तब तो संपादक लोग मुझे मार ही डालेंगे। चारू ने कहा, और मेरे हाथ में मारने का कोई अस्त्र ही नहीं। क्यों? बात तय हो गई। दोनों संपादक, दोनों लेखक और दोनों पाठकों की कमेटी बैठी। अमल ने कहा, पत्र का नाम रखा जाए चारुकला। चारू ने तुरंत निर्णय दिया, नहीं, उसका नाम होगा अमला। इस नई व्यवस्था से चारू बीच के कुछ दिनों का दुख भूल गई, खासकर इसलिए कि उनके इस मासिक पत्र में मंदा का प्रवेश का तो कोई रास्ता ही नहीं, साथ ही बाहर के और किसी के लिए भी प्रवेश द्वार बिल्कुल बंद है। धन्यवाद मित्रों। उपन्यास की अब तक की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। जल्दी ही फिर उपस्थित होंगे इस धारावाहिक उपन्यास की अगली कड़ी के साथ। नमस्कार।